नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, एक क्राइम की स्टोरी के बारे में बताया था जो बिहार की राजधानी पटना की थी। ये वो कहानी थी जिसमें एक हॉस्पिटल की लेडी डायरेक्टर का उन्हीं के चैम्बर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। और कल तक जब मैंने ये कहानी रिकॉर्ड की, आप लोगों के सामने लेकर आया, तब तक इस कहानी का पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ था। हालांकि शक की सुई किसी ऐसे इंसान की तरफ घूम रही थी जो उसी हॉस्पिटल से रिलेटेड था, क्योंकि जहां पर यह हत्या हुई थी डायरेक्टर के चैम्बर के अंदर, उस पूरे सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। खून के धब्बे धो पोंछ करके साफ कर दिए गए थे। सीसीटीवी कैमरा स्विच ऑफ था। आसपास के किसी भी आदमी ने कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो ये सारी बातें इशारा कर रही थी कि इस कत्ल में कोई इनसाइडर है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज जब मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा तो उस कहानी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ज़रूर बताऊंगा। तो इससे पहले कि आज की कहानी या आज के क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं, उससे पहले पटना का वो जो वाकया है उसका लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पटना में हत्या हुई थी हॉस्पिटल के अंदर। लेडी डायरेक्टर जिनका नाम सुरभि राज था, उन्हें कुछ लोग उनके चैम्बर में आकर गोली मारकर चले गए थे। और इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पुलिस को पता चला तकरीबन 2 घंटे बाद, तब तक क्राइम सीन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। अब पुलिस ने इस मामले में उस लेडी डायरेक्टर के पति, सुरभि राज के पति राकेश रोशन को गिरफ्तार किया है। राकेश रोशन के साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड अलका को गिरफ्तार किया है, जो अलका उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश रोशन था। और राकेश रोशन के अलावा सुरभि राज जिनकी पत्नी की हत्या हुई, वो भी वहाँ डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। तो अलका और राकेश रोशन को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ पकड़े गए हैं जिन्होंने सबूत मिटाने में और इस कत्ल को एग्जीक्यूट करने में राकेश रोशन की मदद की। और साथ ही इस मामले में पुलिस ने राकेश रोशन के भाई को भी गिरफ्तार किया है, जो इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। पुलिस ने बहुत खुलकर तो सारी बातें नहीं बताई है, लेकिन इतना समझ में आया है कि ये मामला इलिसिट रिलेशन या विवाहेतर संबंधों की वजह से हुआ। जो सुरभि राज है वो अपने पति के इस तरह के रिश्तों का, रिलेशन का विरोध किया करती थी। प्लस कुछ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज या जिसे कहते हैं ना कि आर्थिक घोटाला, उसका भी पता सुरभि राज ने लगा लिया था। इसके बाद ये जो राकेश रोशन है वो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी ने पूरी साजिश रची और सुरभि राज का कत्ल किया। लेकिन इस मामले का खुलासा कर लेने और पति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेने के बावजूद पटना पुलिस अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि सुरभि राज को कमरे में घुसकर आखिर 5 या 6 गोली जो भी मारी गई, 6 गोली, वो किसने मारी, ये अभी तक पटना पुलिस पता नहीं कर पाई है। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब और शॉकिंग बात है। जिस केस का पुलिस ने खुलासा कर लिया हो, जिस केस में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका हो, जिस केस में मोटिव पता चल गया हो, सब कुछ तो हो गया उस मामले में। पुलिस ने गोली के खोखे भी बरामद कर लिए, लेकिन पुलिस यही नहीं पता लगा पाई कि गोली किसने चलाई। तो धन्य है पटना पुलिस और उनकी तफ्तीश। जब इसके बारे में पता चलेगा और अगर आप लोगों को इसमें रुचि हुई तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। अब आइए आज के कहानी की शुरुआत करते हैं। ये मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है और तारीख है 3 और 4 मार्च की मिडनाइट का, यानी दरमियानी रात का। बेंगलुरु में एक जगह है मगहादी रोड। इस मगहादी रोड में बेंगलुरु की पुलिस नाका लगाकर रूटीन में चेकिंग कर रही थी। आपने देखा होगा शहरों में इस तरह से नाके लगते हैं, पुलिस वाले बैरिकेड्स लगा कर रखते हैं और गाड़ियों को जिगजैग तरीके से निकलना पड़ता है। गाड़ियां थोड़ी स्लो हो जाती हैं, पुलिस वाले झांक कर देख लेते हैं कि सब कुछ ऑल ओके, कोई शराब तो नहीं पी रहा है, किसी के पास हथियार तो नहीं। तो इस तरह की चेकिंग वहाँ चल रही थी। अभी पुलिस ने नाका लगाया और नाके के पास एक कार जो है पहुँची रात के अंधेरे में, और पुलिस वालों ने उसे रूटीन चेकिंग के तहत रुकने का इशारा किया। कार वाले ने पहले गाड़ी थोड़ी धीमी की, पुलिस वाले अभी करीब गए, कार के सामने आ गए कि हाँ भाई बताओ क्या है। तब तक कार वाले ने एक्सीलेटर फुल फोर्स में दबा दिया। अब आप सोचिए, पुलिस वाले सामने खड़े हैं, पूरी ताकत से ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि कार गोली की रफ्तार से निकली और पुलिस वाले उसके चपेट में आ गए। 2 पुलिस वाले चपेट में आए और मरते मरते बचे। एक पुलिस वाला जिसका नाम है थेरप्पा टोनी, उनकी टांग टूट गई और दूसरे पुलिस वाले जिनका नाम है कार्तिक, उनको कमर में चोट आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर में चोट आई, टांग टूट गई, ये तो गनीमत थी। अगर कार के पहियों तले सही
इस तरह के पोजीशन में आ जाते, जैसे मान लीजिए कोई वाइटल ऑर्गन अगर बॉडी का डैमेज हो जाए तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर ये जो भी आदमी था चेकिंग के लिए जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसने भयंकर एक्सीडेंट को अंजाम देकर भाग गया और पूरे नोइंगली उसने इस कांड को किया, इस घटना को अंजाम दिया। कोई अनजाने में, गलतफहमी में ऐसा नहीं हुआ था। अदरवाइज वो रुक भी जाता या कुछ और एक्सक्यूज़ वाली बात सामने आती। कुचल कर भागने की कोशिश थी। पुलिस के जो 2 कर्मी जख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले की जांच शुरू की गई और चूंकि जिस तरह से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई थी वो एक मर्डर अटेम्प्ट की तरह था, तो इसीलिए पुलिस ने इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस यानी कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। इसे हाफ मर्डर भी कहते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। जो ड्राइवर था और जो कार थी उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने जिस जगह पर यह घटना हुई थी, मगादी रोड, उसके आसपास लगे तकरीबन 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की और इस काम में पुलिस ने 10 दिन लगाए। 10 दिन लगाकर 50 सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करने के बावजूद शॉकिंगली पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को यही नहीं पता चल पा रहा था कि वो गाड़ी एग्जैक्टली किस मेक की है, और मेक को लेकर अगर मान लीजिए एक रफ आइडिया मिल भी रहा था तो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस किसी भी फुटेज में पुलिस को क्लियरली नहीं दिख रहा था। वो एक हैचबैक कार थी, इतना पुलिस को समझ में आ गई थी बात, यानी एक छोटी कार थी। लेकिन ये कार कौन सी थी, क्या मतलब मारुति स्विफ्ट थी या इंडिका थी, टियागो थी, अल्ट्रोज थी, कौन सी कार थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। बाकी इसके अलावा i10 वगैरह भी हैचबैक कारें हैं। तो पुलिस बड़ी मशक्क़त कर रही थी और पुलिस को ये लग रहा था कि हमारी महकमे का मामला है, हम ही इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनके पास जांच अधिकारियों की एक टीम पहुंची और उनसे नए सिरे से पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ करने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर उनसे बातचीत करके कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी बात और पता चल जाए तब उस कार को लोकेट करने में मदद मिल जाए। और पुलिस की ये कोशिश, पुलिस का ये जो एक्सरसाइज है वो रंग लाया। हुआ ये कि जब पुलिस वालों से दोबारा इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछताछ की तो उन पुलिस वालों से पूछा कि भाई ज़रा दिमाग पर जोर डालो, गाड़ी कैसी थी, वो बंदा कैसा दिखता था, या गाड़ी में कहीं कोई फूल पत्ती, कुछ लिखा हुआ किसी का नाम, कुछ भी तुम लोगों ने देखा हो तो याद करो, ज़रा बताओ। तो जब इस तरह से देर तक तसल्ली से उन पुलिस वालों से छोटी छोटी बातें पूछी गई तो उन पुलिस वालों ने एक ऐसी बात, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ शेयर किया जो इस मामले में एक अहम क्लू साबित हो सकता था। पुलिस वालों ने यह बताया कि गाड़ी पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं था, लेकिन हाँ, गाड़ी के बोनट पर 2 रिबन लगे हुए थे, फीते। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के बोनट पर फीते लगे हुए होते हैं और ऐसे फीते आमतौर पर तभी लगते हैं जब गाड़ी या तो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है या फिर किसी मकसद से, शादी वादी के मकसद से गाड़ी को सजाया गया होता है। तो ये 2 फीते लगे हुए थे। ये एक जानकारी उन पुलिस वालों से दोबारा पूछताछ करने पर इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पता चली। लेकिन सिर्फ फीतों के सहारे किसी कार का पता करना, ये भी बड़ी मुश्किल सी बात थी। रजिस्ट्रेशन नंबर जब होगा ही नहीं, मेक जब श्योर नहीं होगा, तो फिर फीते के सहारे कैसे कार का पता करेंगे। इस बीच हुआ ये कि एक ऑटो एक्सपर्ट के साथ एक इन्वेस्टिगेटर पुलिस ऑफिसर की जान पहचान थी और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जो भी सस्पेक्टेड सीसीटीवी फुटेज थे जिसमें वो संदिग्ध गाड़ी नज़र आ रही थी, वो गाड़ी जो है पुलिस वालों ने उस ऑटो एक्सपर्ट को दिखाई और कहा कि भाई इस गाड़ी को देखकर बताइए, सीसीटीवी फुटेज धुंधली है, लेकिन आप चूंकि ऑटो एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपका हमसे ज़्यादा है, बताइए कि ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। हैचबैक कार है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। तो ऑटो एक्सपर्ट था, उसने देखते ही कहा, अरे ये तो टाटा की गाड़ी है, टाटा अल्ट्रोज। यहाँ तक कि उस एक्सपर्ट ने यह भी बता दिया कि ये टाटा अल्ट्रोज की बेस मॉडल गाड़ी है, यानी जो टॉप मॉडल होती है या मिडिल रेंज वाली गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं है, ये बेस मॉडल है, बिल्कुल बेसिक, शुरुआती। तो ये एक बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल गई कि भाई वो टाटा अल्ट्रोज गाड़ी थी जिससे कुचला गया और बेस मॉडल गाड़ी थी, ये भी पुलिस को पता चल गया। अब एक और बात जो पुलिस को पहले पता चली थी वो ये कि उस गाड़ी के बोनट पर 2 फीते बंधे हुए थे। तो इससे पुलिस को ये लगने लगा कि हो सकता है कि ये टाटा अल्ट्रोज कार जो है वो ब्रांड न्यू हो, हाल ही में खरीदी गई हो। अब पुलिस ने तय किया कि वो इस टाटा अल्ट्रोज कार, नई कार का पता लगाने के लिए नए सिरे से एक्सरसाइज करेगी।
जिस जगह पर यह घटना हुई थी मगादी रोड, उससे आसपास के इलाके में जो टाटा का शोरूम था वो मैसूरू रोड पर था। टाटा की सारी गाड़ियां जो है मैसूरू रोड के उस शोरूम में बिकती थी। तो पुलिस ने तय किया कि मैसूरू रोड के उस शोरूम में जाकर अब पुलिस उस टाटा अल्ट्रोज़ के बारे में पता करेगी। पुलिस वहां गई और पुलिस ने कहा कि हमें एक टाटा अल्ट्रोज़ गाड़ी के ड्राइवर पर शक है और एक नई गाड़ी जो शायद आपके यहाँ से या किसी शोरूम से बिकी है, उस नई गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है। तो आप हमें बता सकते हैं कि पिछले महीने भर में आपने कितनी नई गाड़ियाँ बेची हैं या 2 महीने में कितनी नई गाड़ियाँ बेची हैं टाटा अल्ट्रोज़, और वो भी बेस मॉडल। देखिए, इन्फॉर्मेशन जब आती है तो जब वो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर होकर आती है ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। एक फ़िल्टरेशन तो ये हो गया कि हैचबैक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा फ़िल्टरेशन ये हो गया कि टाटा अल्ट्रोज़ है। तीसरा फ़िल्टरेशन ये हो गया कि टाटा अल्ट्रोज़ का बेस मॉडल है। चौथा फ़िल्टरेशन ये हो गया कि वो ब्रांड न्यू कार है, क्योंकि फीते भी लगे हुए थे। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर होती गई। अब पुलिस को सिर्फ टाटा अल्ट्रोज़ के बेस मॉडल के बारे में ही जानकारी जुटानी थी कि टाटा अल्ट्रोज़ के बेस मॉडल हाल के कुछ 1-2 महीने में कितने बिके। पुलिस ने जब उस शोरूम में जाकर पूछताछ की तो शोरूम के अधिकारियों ने, मैनेजर ने बताया कि हाँ, हमारे यहाँ से टाटा अल्ट्रोज़ बिकती है और अभी हाल में हमने सिर्फ 2 पीस टाटा अल्ट्रोज़ के बेस मॉडल के बेचे हैं। अब ये पुलिस के लिए एक और राहत की बात थी। राहत की बात ये थी कि बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं बिकी थी, सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ बिकी थी। तो 2 गाड़ियों के बारे में अब पुलिस को पता करना था कि क्या इसमें से कोई गाड़ी का मालिक वो भी हो सकता है जिसने एक्सीडेंट किया है। लेकिन उस एक्सीडेंट करने वाले का नाम पता भी पुलिस को नहीं पता था, उसका हुलिया भी जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं था। जब आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी ठीक से दिख नहीं रहा है और उसके मेक को पुलिस को समझने में इतना वक्त लग रहा है, तो उस बंदे के हुलिया को ठीक से देख पाना जो है वो पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो ही सकता है। तो खैर, पुलिस जब शोरूम में गई और पता चला कि 2 अल्ट्रोज़ कार हाल के दिनों में अल्ट्रोज़ बिकी है, तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, हमें उसके सारे दस्तावेज़ आप दिखाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर और किस आदमी को बेचा है, वो कहाँ रहता है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स पुलिस के सामने थे। इसमें एक डॉक्यूमेंट फिर से फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर होने के पीछे जो वजह मुझे समझ में आती है, शायद उसका जो बायर था, परचेज़र था, वो शायद कहीं बेंगलुरु से बाहर का रहा होगा। लेकिन जो दूसरी गाड़ी थी, अब जिस पर शक की सुई टिक रही थी, वो गाड़ी एक महिला के नाम रजिस्टर्ड थी, यानी एक महिला उस गाड़ी की ओनर थी। मगर दिक्कत ये थी कि जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी, उस घटना को किसी महिला ने अंजाम नहीं दिया था। पुलिस वालों को कम से कम इतनी बात तो अच्छी तरह याद थी। पुलिस को ये पता था कि उन्होंने जिसे रुकने का इशारा किया था वो एक पुरुष था, एक मर्द था। अब पुलिस ने कहा कि ये तो मामला फंस रहा है क्योंकि महिला इसकी ओनर है। पुलिस ने कहा, अच्छा, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? जब ये कार खरीदने के लिए वो महिला यहाँ आई होगी तो उसके फुटेज आपके पास होंगे, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तो स्टोर मैनेजर ने कहा कि हाँ, दिखा सकते हैं। उस पर्टिकुलर डेट जिस दिन ये गाड़ी बिकी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो उस टाटा के शोरूम की थी वो निकाली गई और पुलिस वालों ने उसको एग्जामिन करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि वाकई एक महिला उस कार की डिलीवरी लेने के लिए आई थी और उस महिला के साथ एक पुरुष, एक शख्स भी वहाँ मौजूद था। इस आदमी को देखते ही और इस आदमी की तस्वीरें देखते ही जो पीड़ित पुलिस वाले थे, उन्होंने फौरन पहचान लिया कि यही वो आदमी है, यही वो आदमी है जिन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हमें मारने की कोशिश की थी। पुलिस वालों ने देख लिया, पहचान लिया। अब एड्रेस मिल चुका था महिला के घर का और उस आदमी के बारे में भी पता चल चुका था। ये भी पता चल गया कि ये आदमी उसको अकम्पनी करके ले आया था और इसी आदमी ने कार चलाकर उस रात कुचलने की कोशिश की थी। पुलिस की एक टीम उस एड्रेस पर रवाना हो गई और वहाँ छापेमारी करके पुलिस ने महादेव स्वामी नाम के एक आदमी को धर दबोचा। महादेव स्वामी हक्का बक्का रह गया। उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कम से कम 3 या 4 की बात है और अभी आजकल में गिरफ्तारी हुई है, 3-4 मार्च और अभी 26। तो समझ लीजिए तकरीबन 20 दिनों के बाद वो एक तरह से कंफर्म हो गया था कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि पुलिस जो है इतना सीरियसली इस मामले को फॉलो भी कर रही है। हालांकि उसे पता ज़रूर था कि पुलिस वाले ढूंढते होंगे, लेकिन वो निश्चिंत हो गया था कि नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतने दिन गुजर गए। उसे लगा कि अगर पकड़ा ही जाना होता तो पहले ही पकड़ा जाता। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है, उसने एज्यूम कर लिया था। महादेव स्वामी को पुलिस ने पकड़ा और वो बहुत हैरान, हक्का बक्का कि भाई कैसे पकड़ लिया। तो खैर, वो बात तो पुलिस क्या बताएगी, लेकिन पुलिस ने उससे कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि साहब, मैं शराब के नशे में था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं आप लोगों को देखकर घबरा गया कि कहीं एल्कोमीटर वगैरह निकाल कर चेकिंग ना हो, गाड़ी वाड़ी जब्त ना हो जाए। ज़्यादा पी रखी थी तो मैंने गाड़ी भगा दी।
मेरा इरादा आप लोगों को मारना या आप पर गाड़ी चढ़ाने का नहीं था, मैं तो खुद बचकर भाग रहा था। लेकिन ये दलील जो है वो काम नहीं आई। शराब वाली बात तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप भागने के चक्कर में भी किसी की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं तो आप पर जुर्म या गुनाह तो बनता ही है। तो उस पर मुकदमा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर उसी के गोडाउन से पुलिस ने वो अल्ट्रोज कार भी फाइनली रिकवर कर ली, और उस अल्ट्रोज कार में वो फीते अभी भी लगे हुए थे और वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी। ये आदमी महादेव स्वामी जो है एक स्क्रैप डीलर है, यानी कबाड़ का कारोबार करता है। इस आदमी को पुलिस ने पकड़ा और उससे वो कार रिकवर कर ली और उसे अब जेल भेज दिया गया है कत्ल की कोशिश के मामले में। कत्ल की कोशिश भी दो पुलिस वालों की। तो संगीन मामला है। अटेम्प्ट टू मर्डर अपने आप में गंभीर जुर्म होता है, तो उसके गुनहगार को पुलिस ने पकड़ा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और जिस तरह से उस आदमी को पकड़ा, ये इन्वेस्टिगेशन अपने आप में काफ़ी अहम है। खासकर सिर्फ 2 फीतों की बदौलत कैसे पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई उस गुनहगार तक पहुंची, ये जानना अपने आप में बहुत अहम भी है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो दिलचस्प भी है। हालांकि पूरी घटना अपने आप में बहुत अफसोसनाक है, जिसमें ड्यूटी करते हुए पुलिस वालों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैंने पहले ही ये चर्चा कर ली थी कि एक रोज़ पहले मैंने पटना की वो स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी जिसमें हॉस्पिटल की लेडी डायरेक्टर का कत्ल किया गया, और उस स्टोरी को आप सारे लोगों ने देखा है और उसे सराहा भी बहुत है। बहुत सारे कमेंट्स उस स्टोरी पर आए हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र सिंह साहब ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है, नमस्कार सर जी, वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग मर्डर स्टोरी। मर्डर की घटना बहुत दुखद तो होती है, लेकिन हाँ, जिस तरह से लोग साजिश रचते हैं, और चाहे वो फिक्शन हो या रियल स्टोरी हो, वो साजिश और उसके जो ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं वो कई बार लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। हितेश पाठ ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और कॉम्प्लीमेंट आपका मैंने पढ़ा, थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। अमृति जी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने थम्स अप किया है और उन्होंने कहा है कि आजकल इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही है, भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे। ये रेखा भट्ट जी ने लिखा है। इस तरह की घटनाएं मतलब पति और पत्नी या जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, उस तरह की घटनाओं की बात रेखा भट्ट जी कर रही हैं। अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक और घटना हुई है जिसमें शादी के 14वें दिन एक महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी। और क्यों करवा दी? क्योंकि उसका किसी और लड़के से अफेयर था और उसने ये सोचा कि अगर मैं अपने पति की हत्या करवा देती हूँ तो उस पति के जायदाद और उसके पैसों पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाद में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती रहूँगी। तो कैसी सोच निकृष्ट और गिरी हुई, जिसकी वजह से कोई किसी की जान ले ले, सोचकर भी हैरानी होती है। शून्य थे के शुरू नाम का एक आईडी है बांग्ला में, इन्होंने ऋतिक रोशन के बारे में कुछ लिखा है। चलिए इसको मैं तसल्ली से पढ़ूंगा, थैंक यू वेरी मच। अनिल शाक्या जी ने भी कमेंट किया है, फरीदाबाद हरियाणा से हैं। इसरार शेख साहब हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। संदीप रोज़ हैं, ये गुजरात पाटन ज़िले के लवीना मर्डर केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस घटना के बारे में कुछ पता करूँ और आप लोगों को बताऊँ। गोपाल रावल फ्लोरिडा से हैं और ये फ्लोरिडा से हमारे रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी जो स्टोरी डिलीवर करने का और आप लोगों को बताने का जो तरीका है उन्हें काफ़ी पसंद है, थैंक यू वेरी मच। सारंग चौहान ने भी कमेंट किया है, गुरु समथिंग है, गुरु प्रताप पाल है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने लिखा है कि धन्यवाद सर जी, बहुत दिनों के बाद आपने मेरा कमेंट पढ़ा, आई होप कि ये कमेंट भी आप तक पहुंचे। देखिए पहुंच गया, इत्तेफाक की बात है। वैभव नितेश ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं। देखिए एक बार मैंने सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला हुआ था उस पर मैंने एक बार पहले जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। मैं भी सुशांत जी का फ़ैन रहा हूँ और इस देश में लाखों लोग सुशांत के बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, उनके एक्टिंग के कायल हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई थी ना, उस जानकारी, मैं वहाँ मौके पर तो था नहीं और नहीं मैं कभी सीन ऑफ क्राइम को भी मैंने विजिट किया, लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई थी उस समय मैंने कहा था, अपना जो इंट्यूशन होता है, जो अपना जो एनालिसिस होता है, मैंने बताया था कि ये मामला जो है मुझे पर्सनली खुदकुशी का लगता है। बड़े नेगेटिव कमेंट, बहुत नेगेटिव रिएक्शंस जो है उस वीडियो पर आए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कई बार
अपना नज़रिया बताना, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि लोग अपने अपने प्रिजुडिस के साथ, अपने अपने सोच के साथ रहते हैं, चलते हैं। और अगर आप कुछ ऐसी बात कहते हैं जो उनके हिसाब से ठीक नहीं होता है, तो वो आपको जज भी करने लगते हैं और बड़ी नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब सुशांत सिंह राजपूत वाले केस पर मुझे कोई बात नहीं करनी फ़िलहाल। अब ये तो सच है कि सीबीआई की रिपोर्ट आ गई है और उसमें बताया गया है कि वो केस जो है मर्डर का नहीं बल्कि खुदकुशी का था। अब भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद इस बात पर यकीन ना कर पाएँ। तो खैर, हर आदमी की अपनी आज़ादी है, वो यकीन करे ना करे, लेकिन जो फाइंडिंग है, ऑब्वियसली उन फाइंडिंग्स को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कोर्ट में बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्यों वो कह रहे हैं कि ये मामला मर्डर का नहीं बल्कि खुदकुशी का है। तो खैर, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। आज की कहानी पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।